हेलो फ्रेंड्स, बीए ज्योग्राफी की इस क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक और महत्वपूर्ण जलमार्ग का अध्ययन करेंगे जिसे कि स्वेज नहर जलमार्ग कहा जाता है, जो कि भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। आइए देखते हैं इसको। अटलांटिक ओशियन जो कि भूमध्य सागर से पहले ही जुड़ा हुआ है, और इधर हिंद महासागर, यहाँ लाल सागर को देख सकते हैं। लेकिन जो बीच का ये इतनी जगह है, ये क्या है? स्थल डमरू मध्य है, जो कि दो पानी वाले क्षेत्रों के बीच की जगह को कहा जाता है। एक और शब्द होता है जल डमरू मध्य, जो कि दो स्थल खंडों के बीच का पानी होता है। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच का जो जल है उसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। तो इस स्थल डमरू मध्य को काटकर एक नहर तैयार की गई है ताकि भूमध्य सागर है वो लाल सागर के साथ जुड़ सके, जिससे कि ये जो सभी देश हैं इन सब का संबंध जल के द्वारा होते हुए यूरोप और अमेरिका महाद्वीप के साथ हो जाए। तो इसलिए इस नहर का निर्माण किया गया था। 19वीं सदी के अंदर मनुष्य ने जो बड़े कार्य किए हैं उनमें से ये एक सबसे ऊंचे स्थानों में हम इसको रख सकते हैं। यह एक मनुष्यता की एक लंबी छलांग भी हम कह सकते हैं। इसका निर्माण 1858 के अंदर एक फ्रांस के इंजीनियर फर्डिनेंड लैप्लेस ने शुरू किया था, और 1859 से 1869 तक 10 सालों के अंदर यह नहर बनकर तैयार हो गई, और 1869 के अंदर इसका जो शुभारंभ है वो कर दिया गया। इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई है 163 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात करें तो 465 मीटर है, और 10 मीटर यह गहरी है। इसमें से प्रतिदिन 35 जहाज गुजर सकते हैं। इसकी चौड़ाई कम होने के कारण जो बहुत बड़े जहाज हैं या जलयान हैं वो इससे पार नहीं हो सकते। अभी पीछे ये सुर्खियों में भी थी स्वेज नहर कि एक बड़ा जहाज जो है इसके अंदर फंस गया था, तो इससे व्यापार कुछ दिनों के लिए इन देशों का यूरोप और अमेरिका के साथ रुक गया था। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखते हैं तो आपको ये ध्यान होगा। इस नहर की अन्य विशेषताओं की बात करें तो इसके अंदर कोई लॉक सिस्टम नहीं है, यानी सीधे ही जो पानी है वो पानी के साथ एक ही लेवल के अंदर जुड़ा हुआ है। जहाजों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती। इसके भूमध्य सागर के तट पर जो पोर्ट है या पतन है वो है पोर्ट सईद, और लाल सागर के तट पर है पोर्ट अदन। ये दोनों महत्वपूर्ण पतन है जो कि स्वेज नहर के उत्तरी और दक्षिणी सिरे हैं। इसके अतिरिक्त मिस्र देश है यहाँ, जिसके आधिपत्य में स्वेज नहर आती है। एक इस्माइल नगर है जहां से एक रेलवे स्टेशन जिससे जुड़ता है स्वेज नहर से। यदि स्वेज नहर का इतिहास देखें तो शुरू के अंदर जब ये बनी थी नहर, तब फ्रांस का इसके ऊपर 50% इसके शेयर थे, और मिस्र और तुर्की के भी कुछ शेयर इसके अंदर थे। एक संधि हुई थी 1888 के अंदर। उस संधि के तहत इस नहर को बंद नहीं किया जा सकता। विश्व के अंदर कहीं भी कोई युद्ध हो, चाहे शांति हो, कोई भी अवस्था हो विश्व के अंदर, ये नहर खुली रहेगी और जहाजों को आने जाने में कोई रुकावट नहीं होगी। यह उप संधि हुई थी 1888 के अंदर विभिन्न देशों के बीच। लेकिन 1904 के अंदर अंग्रेजों ने इस संधि को तोड़ दिया था, इसको मानने से इनकार कर दिया, और केवल उन्हीं जहाजों को आने जाने देते थे जो कि उनके गुट के थे, जिससे कि विश्व युद्ध में उनको फायदा हो। लेकिन एक लंबी लड़ाई चली, और 1956 के अंदर मिस्र ने इसका एकीकरण कर दिया, यानी ये मिस्र के हिस्से में आ गई है नहर, और मिस्र ही इसे आने जाने वाले जहाजों से टैक्स वसूलता है। फिर किन किन देशों को इससे फायदा हुआ है ये हम देखें। सबसे ज्यादा फायदा भारत को हुआ है। भारत के व्यापार के अंदर काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है स्वेज नहर के निर्माण के बाद। लेकिन अन्य देशों को भी, जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर देश हैं, या पाकिस्तान है, भारत है, या इधर दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, या ऑस्ट्रेलिया है,
इन सब देशों को इससे फायदा हुआ है, क्योंकि पहले यदि यूरोप या उत्तरी अमेरिका जाना है इन देशों को, इन महासागरीय देशों को, तो आशा अंतरिक्ष मार्ग से होकर इनको जाना पड़ता था। वो एक लंबा रास्ता तय करते थे जहाज, कितना समय का जो नुकसान है वो होता था, कितनी अधिक दूरी तय करनी पड़ती थी। लेकिन स्वेज नहर के निर्माण से ये सब आसान हो गया है। मुंबई से लंदन के बीच की दूरी 5000 किलोमीटर तक कम हो गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी दूरी कम हुई है और कितना समय हमारा बचता है। फिर आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुएं अफ्रीकी देशों से सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, भारत पाकिस्तान से जो कृषि उत्पादन है, गेहूं है या कपास है या कुछ वस्त्र हम कह सकते हैं, पटसन, जूट, चाय, कहवा, ये सब चीजें यूरोप को भेजी जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया से ऊन और मांस का भी निर्यात होता है। तो यानी सभी देश व्यापारिक दृष्टि से खुशहाल हुए हैं स्वेज नहर के निर्माण के बाद। और यूरोप से और अमेरिका से जो बनी बनाई वस्तुएं हैं, औद्योगिक उत्पादन है, मशीनें हैं, रसायन हैं, उपकरण हैं, ये सब स्वेज नहर के द्वारा इन देशों को पहुंचा दिए जाते हैं। तो स्वेज नहर, इसके पत्तनों के नाम याद रखें, कौन कौन सी बंदरगाहें हैं उनके नाम आप याद रखें, और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कब निर्माण हुआ, इतिहास इसका कैसा था, इन सब को आप ध्यान में रखेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो ये आपका कवर हो जाएगा।